ट्वेल्थ क्लास अकाउंट। तो देखो, जैसा कि अपनी जो चल रही है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है मेनली। एक होता है अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और लास्ट होती है अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज के दौरान हमारे पास से कितना कैश गया और हमारे पास कितना कैश आया, इस चीज का सबूत देने के लिए अकाउंट के अंदर कौन सा टॉपिक बनाया गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसा कि अकाउंट के अंदर तुमने कैश बुक का नाम सुना होगा, कहीं से पैसा आता है और कहीं पर पैसा जाता है, दैट इज कॉल्ड कैश बुक। तो उस तरह का डाटा कौन रिकॉर्ड करके रखता है अपने पास, कैश बुक। बिल्कुल उसी तरीके से यही काम कंपनी के लिए कौन करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यह बताती है कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना पैसा मिला है और कितना पैसा हमने गंवाया है कुल मिलाकर पूरे साल के दौरान। तो आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। क्वेश्चंस तुम लोगों के पास होने चाहिए, मैं ये बात मानकर चल रहा हूं कि क्वेश्चंस तुम लोगों के पास हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मालूम है मैं अकाउंट के अंदर क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं कभी भी, ठीक है। तो मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम क्वेश्चन को पहचान लोगे, तुम्हारे पास क्वेश्चन होना चाहिए। मैं क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से रीड आउट जरूर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना और अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर उस क्वेश्चन को ढूंढना। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो, हमें कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, और वो भी किससे करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। जैसा कि तुम लोग जानते ही हो, अभी तो टॉपिक ही यही चल रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है, तुम्हें मेनली कुछ बातों का याद रखना है, ठीक है। तीन तरीके से हम इसको निकालते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर से मेरे साथ रिवाइज करो, रिकॉल करो ये तीन बातें। सबसे पहला वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और लास्ट वन क्या है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरीके से जब हम ये तीनों स्टेप पूरे कर लेते हैं, तब जाके हाथ लगता है हमारे पास ऑपरेटिंग, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। तुम्हें मालूम होगा सिंपल सा फॉर्मेट होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसका फॉर्मेट बनाने में कि जिंदगी निकल जाती है। बहुत ही सिंपल सटीक फॉर्मेट है और बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। तो ड्रॉ करो मेरे साथ। प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल करना है फॉर्मेट को ड्रॉ करते हुए। स्केल तुम लोगों के पास होना चाहिए। अगर एक भी बच्चे के पास मुझे स्केल नहीं मिला तो तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सभी अपने स्केल का इस्तेमाल करें और जरूर करें। कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं होता है, बहुत ही सिंपल और सटीक फॉर्मेट होता है। यहां पर आते हैं अपने पर्टिकुलर्स। यहां पर अमाउंट मतलब रुपीस, यहां पर भी अमाउंट मतलब रुपीस, और ऊपर डाल देना कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन अभी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। अभी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ किससे मिलती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और तब जाके हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट होएगा। अभी कंप्लीट नहीं है ये। खैर स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मालूम है ना, सबसे पहले हमें क्या डालना होता है, सरप्लस। तुम देख सकते हो जो क्वेश्चन तुम्हारे पास है उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तुम देख सकते हो अपने फॉर्मेट के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तुम आगे देख सकते हो दो बैलेंस लिखे हुए हैं,
एक तो लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस और एक लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस। तुम्हें मालूम है ना, हमेशा एक बैलेंस पुराना होता है और एक बैलेंस नया होता है। कभी कभी ये हमें साल के हिसाब से दे देता है, कभी कभी ये हमें साल के हिसाब से दे देता है, और कभी कभी कैसे लिख देता है, ओपनिंग और क्लोजिंग के नाम से। तो इस बार इस क्वेश्चन ने हमें कैसे दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। अब चाहे ये साल के हिसाब से दे, चाहे ओपनिंग या क्लोजिंग के हिसाब से दे, या प्रीवियस या करंट ईयर के हिसाब से दे, तुम्हें मालूम है क्या करना होता है, हमें इन दोनों का क्या लेना है, बस डिफरेंस लेना है। तो देखो, जब हमने शुरुआत करी थी सरप्लस, तब कितने का था, 60,000 का, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, 60,000 का। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 65,000। 60,000 से 65,000 हो गया, तो कितना सरप्लस बढ़ गया, सिर्फ 5,000। कितना सरप्लस बढ़ गया, सिर्फ 5,000। तो जितने का इंक्रीज हुआ है वो सरप्लस हम लेंगे। तो लिखो, तो कितना बनेगा, 5,000। सीधा मैंने फाइनल बाहर पहुंचा दिया, सरप्लस आ गया अपना 5,000 का। अब तुम्हें मालूम है, किसी भी तरह का अगर हम डिविडेंड पेड करते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, कोई सा भी इंट्रीम डिविडेंड होता है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा होता है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नुकसान होता है, तो वो सारी बातें यहां पर आती हैं, है कि नहीं। अब तक हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं कि तुम्हें ये बातें याद हो जानी चाहिए। तो जरा ढूंढते हैं, क्या पता कुछ ऐसा हो जो यहां पर आने लायक हो। देखो जरा, ट्रेड रिसीवेबल में लिखा हुआ है डेटर्स। डेटर्स तो अपनी करंट एसेट होती है, ये अभी नहीं आने वाली। बिल रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट होती है, इसको भी अभी हम नहीं लेंगे। जनरल रिजर्व, तुम्हें याद होगा रिजर्व का पैसा आता है, जनरल रिजर्व का अमाउंट आता है। मुझे बताओ, जनरल रिजर्व दो दो दे रखे हैं ना, तो हम नेट लेंगे, मतलब डिफरेंस लेंगे। मुझे बताओ, जनरल रिजर्व पहले कितना था, 2,02,000। तुम लोग अपने क्वेश्चन में देख सकते हो, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 2,02,000, और ओपनिंग के बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2,37,000। भाई 2,37,000 हो गया, पहले 2,02,000 था, अब 2,37,000 हो गया। मुझे बताओ कितना बढ़ गया जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बढ़ गया 35,000। तो एक छोटा सा कॉलम बना दो, क्या लिखते हैं, आइटम्स टू बी एडेड। तो लिखो जनरल रिजर्व, मैंने शॉर्ट में लिखा है GR, क्योंकि जनरल रिजर्व है इसलिए मैंने शॉर्ट में GR लिख दिया। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोगों के रजिस्टर के पेज पर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट लिखा हुआ होना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी बच्चे के रजिस्टर में आकर चेक कर सकता हूं, अगर मेरे अकॉर्डिंग वो काम नहीं मिला तो तुम लोगों को वो पेज वहां पर नहीं मिलने वाला, इस बात का तुम्हें ख्याल रखना है। तो जनरल रिजर्व कितना बनेगा, माइनस करके 35,000, क्योंकि एक ही आइटम है इसलिए डायरेक्ट बाहर कर देते हैं। तो 35,000 मैंने डायरेक्ट बाहर कर दिया, क्योंकि और आइटम है ही नहीं। क्योंकि देख लो, बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये यहां पर नहीं आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी यहां पर नहीं आता है, गुडविल ये भी यहां पर नहीं आता है। अब मुझे बताओ, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है ना, ये पहला स्टेप आ चुका है, इस क्वेश्चन का पहला स्टेप आ गया। हाँ, इसको सॉल्व करके नीचे लिख लो। हाँ, फाइनली 5,000 और 35,000 दोनों को जोड़कर कितना मिला, 40,000। और ये आया है अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, EOI।
तो ये आ गया अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैंने बताया था ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मिलने वाले कैश को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और लास्ट में आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ध्यान से सुनो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये पहला स्टेप आ गया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम काम करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए। तो तुम्हें मालूम है इसके अंदर हम क्या क्या चीजें डालना पसंद करते हैं, है कि नहीं? किसी भी तरह का खर्चा होता है तो वो खर्चा जुड़ जाता है, और किसी भी तरह का फायदा होता है वो फायदा हटा दिया जाता है। तो लिखो फिर से, आइटम्स टू बी एडेड। तो देखते हैं कौन कौन सी आइटम है, मतलब कौन कौन से खर्चे हैं। मुझे बताओ देखकर फिर से, डेटर, डेटर तो करंट एसेट है, इसका काम अभी नहीं है। बिल रिसीवेबल, इसकी भी अभी जरूरत नहीं है। जनरल रिजर्व, इसकी भी जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमारा खर्चा है। डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है? खर्चा होता है। मुझे बताओ देखकर, डेप्रिसिएशन पहले कितना था? 20,000। अपने क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को देखो, पहले डेप्रिसिएशन कितना था? 20,000, और अब डेप्रिसिएशन कितना हो गया है? 30,000। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन बढ़ गया? 10,000 का बढ़ गया ना। इस पर स्टार बना लो, एक खास बात है इसके अंदर। मुझे बताओ 20,000 से डेप्रिसिएशन 30,000 का हो गया, कितना बढ़ गया? 10,000 बढ़ गया। लेकिन ध्यान से सुनो, एक डेप्रिसिएशन तो ऊपर बढ़ गया, एक और दे रखा है। इस क्वेश्चन के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, एन एसेट कॉस्टिंग 40,000। एक एसेट थी जिसकी कॉस्ट क्या थी? 40,000 थी, और उसकी अब बुक वैल्यू कितनी रह गई है? 28,000। मुझे बताओ, जो एसेट एक बंदा खरीदता है, क्या उसकी बुक वैल्यू घटती नहीं रहती है? हमेशा उसकी बुक वैल्यू हमेशा घटती रहती है। अब देखो, इस बंदे ने ये एसेट कितने की खरीदी थी? 40,000 की, और कितनी बुक वैल्यू रह गई है? 28,000। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया है? 12,000 का। 10,000 का डेप्रिसिएशन ऊपर था प्रोविजन के नाम से, और 12,000 का डेप्रिसिएशन नीचे है एसेट पर। बात समझ में आ रही है ना? ध्यान से सुनो, एक प्रोविजन नाम का डेप्रिसिएशन तुमने ऊपर बना रखा था, वो भी तो खर्चा ही है भाई। माना कि प्रोविजन का मतलब होता है गुल्लक में रखे हुए पैसे, लेकिन खर्चा तो खर्चा है। तुमने 10,000 रुपए वहां पे खर्च कर रखे हैं, और 12,000 नीचे खर्च हो गए। टोटल डेप्रिसिएशन के नाम पर कितने खर्च हो गए? 22,000। लिखो, डेप्रिसिएशन आएगा कितने रुपए का? पूरे के पूरे 22,000 का। याद रहेगा ना कैसे आया? 22,000 का। और देखते हैं क्या कुछ और भी ऐसा है जो यहां पर आने लायक है। एक चीज और है, एक चीज को कभी मत भूले करो, गुडविल यहीं पर आती है। गुडविल WCC के अंदर ही आती है, मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। तो देखो, गुडविल को देखो, गुडविल पहले 80,000 की थी, अब गुडविल कितने की हो गई? 70,000 की। बताओ, गुडविल की वैल्यू कम हो गई तो खर्चा हो गया नहीं तो बेमतलब का। 80 से गुडविल कितने की रह गई? 70,000 की रह गई। इसके लिए मैंने तुम्हें एक शब्द बता रखा है, अकाउंट में क्या होता है? अमोर्टाइजेशन। इसे बोलते हैं गुडविल का क्या हो जाना? अमोर्टाइजेशन हो जाना। तो 80,000 से 70,000 की हो गई, मतलब उसकी वैल्यू 10,000 से क्या हो गई है? कम हो गई है। तो तुम शब्द अमोर्टाइज भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर रिटर्न ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हो। दो शब्द होते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और या फिर सिर्फ इतना भी लिख दोगे ना, गुडविल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने से कम हो गई है? 10,000 से। तो 10,000 रुपए ये भी आ गए। और देखते हैं, अब देख लेते हैं क्या कुछ फायदा तो नहीं है, क्या पता कुछ फायदा। पहले खर्चे देख लेते हैं कि कुछ और खर्चा तो नहीं बचा। बस, अब और खर्चा नहीं बचा। अब हम देखेंगे आइटम्स टू बी डिडक्टेड। अगर कुछ हुआ तो पहले इसको बाहर पहुंचा दो। बोर्ड पे देखो, 22,000 और 10,000 दोनों का टोटल बाहर पहुंच गया 32,000। तो 32,000 को तो हम बाद में निपटा देंगे। अब लिखो आइटम्स टू बी डिडक्टेड।
आइटम्स टू बी डिडक्टेड। अब हमें आइटम्स सब्ट्रैक्ट करने हैं। तुम्हें मालूम है ना, किसी भी तरह का खर्चा तो हम ऐड कर देते हैं और किसी भी तरह का फायदा यहां से सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो देखते हैं किस किस तरह का फायदा हमें हुआ है। बस एक ही फायदा है इस क्वेश्चन के अंदर ले देकर। ये जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, एन एसेट कॉस्टिंग 40,000। ये एसेट कितने रुपए की खरीदी थी? 40,000 रुपए की खरीदी थी। इस एसेट को तुमने कितने का खरीदा था? 40,000 का। अब इसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई है? 28,000। मुझे बताओ, जो एसेट तुमने पहले कभी खरीदी थी, आज उसकी बुक वैल्यू कम हो गई और आज तुम उस एसेट को बेच रहे हो। जो एसेट तुमने पहले कभी खरीदी थी, आज उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है और आज तुम उस एसेट को बेच रहे हो। तो फायदा या नुकसान पहले की वैल्यू से लगाओगे या आज की वैल्यू से लगाओगे? हमेशा करंट वैल्यू से लगाया जाता है और करंट वैल्यू कितनी बता रखी है? 28,000। अब मुझे बताओ, बुक वैल्यू है तुम्हारी 28,000 और ये एसेट तुमने बेच कितने की दी? 36,000 की। ये एसेट है 28,000 की और बेच दी तुमने 36,000 की। मुझे बताओ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये हमारा क्या माना जाएगा? फायदा। और माना क्या जाएगा? फायदा ही है। और क्या लोगे तुम? बच्चे की जान लोगे क्या? तो लिखो, प्रॉफिट ऑन सेल। और कितने रुपए का फायदा हुआ है भाई? बच्चा बच्चा देखकर बता देगा। फायदा हुआ है पूरे 8,000 का, है ना। 36,000 में से 28,000 चले गए तो कितने का फायदा हो गया? 8,000 का, क्योंकि तुमने 8,000 रुपए ज्यादा ले लिए। और ये हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। बस जो फायदे होते हैं उसको माइनस कर देते हैं और जो खर्चे होते हैं उसको ऐड कर देते हैं, तब जाके निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो देखो, लास्ट में मैं तुम्हें सॉल्व करके बता देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। देखो, 40,000 में 32,000 जोड़े 72,000 और 72,000 में से तुम्हें 8,000 माइनस करने हैं। भाई 72,000 में से 8,000 तुम्हें माइनस करने हैं, तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये बैठेंगे 64,000 आई थिंक, 64,000 रुपए। अब देखो इसके आगे क्या लिखना है, इधर देखो, ये जो प्रॉफिट आया है ये प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम लोगों के रजिस्टर में बिल्कुल भी शॉर्ट में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर एक बच्चे के पेज पर भी शॉर्ट पे लिखा हुआ मिल गया तो मैं उसका पेज शॉर्ट कर दूंगा पूरा। समझ रहे हो ना इस बात की गंभीरता को। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं तुम्हें फिर से डिक्टेट कर देता हूं। ये जो प्रॉफिट निकल कर आया है ये कौन सा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो प्रॉफिट निकल कर आया है ये कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब जो निकलेगा, अब वो निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसके बाद, और 3 स्टेप के बाद तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म, है ना। तो देखो, आगे सॉल्व करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए। मैं एक काम करता हूं, ये लास्ट वाला जो प्रॉफिट आया 64,000 इसको ऊपर लिख लूंगा। तो कितना आया था? 64,000। तो उसको हम लिख लेते हैं ऊपर। अब हम बात करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की। इसके लिए मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी है, बोर्ड पे देखो,
जब भी करंट लायबिलिटी बढ़ती है और करंट एसेट क्या हो जाती है, कम। जब भी करंट लायबिलिटी बढ़ती है और करंट एसेट हो जाती है कम, तो उन चीजों को हम करते हैं प्लस। ये बात तुम्हें याद हो जानी चाहिए। अब तक हमने कितने ही क्वेश्चंस कर लिए। क्यों करते हैं प्लस, मैंने तुम्हें ये भी समझा दिया था, ठीक है। अब बिल्कुल इसी के उल्टा, जब भी करंट लायबिलिटी कम होती है और करंट एसेट बढ़ती है, तो उन चीजों को हम करते हैं माइनस। उन चीजों को क्या करते हैं, माइनस। क्यों कर रहे हैं, सारी बातें मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवा रखी है। अब सीधा टेक्निकली ध्यान रखो इन चीजों को, कितनी बार आ चुकी है। अब हम फिर से वही लिखेंगे, आइटम्स टू बी एडेड। तो लिखो आइटम्स टू बी एडेड। तो एडेड के अंदर क्या क्या करते हैं, बोर्ड पे देखो। अगर कोई इंक्रीज होएगी, सीएल का मतलब करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है और डिक्रीज इन करंट एसेट, सीए का मतलब करंट एसेट, तो उन चीजों को हम लाकर यहां पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फटाफट से ढूंढते हैं कि करंट लायबिलिटी बढ़ रही है और करंट एसेट डिक्रीज हो रही है या नहीं। करंट लायबिलिटी बढ़नी चाहिए, करंट एसेट घटनी चाहिए। एक काम करते हैं, पहले करंट लायबिलिटी ढूंढते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डेटर। अपने क्वेश्चन के अंदर देखो डेटर लिखा हुआ है। मुझे बताओ, डेटर तो करंट एसेट होती है, करंट एसेट क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, तभी यहां पर आएगा। अगर करंट एसेट डिक्रीज होएगी तभी तुम क्या करोगे, ऐड करोगे। देखते हैं ये करंट एसेट डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। अगर ये इंक्रीज हुई तो नहीं लेने वाले, देखते हैं। बताओ, डेटर पहले थे 1,02,000, पहले डेटर कितने थे, 1,02,000, और अब डेटर कितने रह गए, 67,000, मतलब कि डिक्रीज हो गए डेटर। डेटर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, और हमें करंट एसेट को डिक्रीज ही करवाना था। ले लो फिर इसको। एक तो आ गया डेटर, कितने से आ गया, माइनस करके बताना जरा, हालांकि मैं सुन नहीं पाऊंगा, मेहनत तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। तो मैं क्यों करूं मेहनत, मेरे सामने सॉल्यूशन होता है, तुम लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो करंट एसेट में डेटर का डिक्रीज हुआ है, ये 35,000 है आई थिंक, 35,000 अंदर लिखेंगे, है ना। अभी तो कहां लिखेंगे, अंदर। अब आगे देखते हैं। बताओ, डेटर का निबट गया ना। अब जरा बिल रिसीवेबल कोड देखते हैं। मुझे बताओ, बिल रिसीवेबल, तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए कि बिल रिसीवेबल हमारी क्या होती है, करंट एसेट, लायबिलिटी नहीं, करंट एसेट। ये बातें तुम्हें पहले से याद होनी चाहिए कि कौन सी चीजें करंट एसेट है और कौन सी चीजें करंट लायबिलिटी है। तो ये करंट एसेट है और हमें करंट एसेट को डिक्रीज में लेना है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं। देखते हैं, देखो बिल रिसीवेबल पहले 62,000 था, 62,000, और अब ये हो गया है 1,03,000। इसको नहीं ले पाएंगे भाई, बिल रिसीवेबल तो बढ़ रहा है, जबकि हमें बिल रिसीवेबल कैसा चाहिए था, घटता हुआ, तो इसको हम नहीं ले सकते। इसको हम नहीं ले सकते। तो बिल रिसीवेबल घटना चाहिए था, जबकि ये बिल रिसीवेबल बढ़ रहा है, इसको हटाओ। अगली आइटम देखते हैं। जनरल रिजर्व हम लेते नहीं है, डेप्रिसिएशन हो चुका है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तुम्हें मालूम है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी। तो मुझे बताओ, करंट लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना। देखते हैं बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। पहले थे 30,000, अब हो गए 12,000, ये भी नहीं बढ़ी, इसको भी नहीं ले सकते। नीचे गुडविल, गुडविल पहले ही हो चुकी है, गुडविल का काम पहले हो चुका है। तो कुल मिलाकर सिर्फ कितनी आइटम आई, एक ही आइटम आई। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अब काटेंगे तो नहीं, इसको सीधा बाहर पहुंचा दो, काटने का कोई फायदा नहीं है। 35,000 डायरेक्ट बाहर चला गया, है ना, कोई बात नहीं, कभी कभी एक आध आइटम आ जाती है। अब लिखो आइटम्स टू बी डिडक्टेड। अब हम डिडक्ट करेंगे, मतलब कि क्या करेंगे, माइनस करेंगे भाई।
और तुम्हें मालूम है माइनस क्या करते हैं, पहले करंट लायबिलिटी बढ़ रही थी, अब करंट लायबिलिटी डिक्रीज लेंगे, तो लिखो डिक्रीज इन सीएल एंड इंक्रीज इन सीए। अब करंट एसेट बढ़नी चाहिए और करंट लायबिलिटी कम होनी चाहिए। फिर से चेक करेंगे फटाफट उन आइटम को छोड़कर जो आ चुकी है। वैसे भी एक ही आइटम आई है, कौन सी आई थी, डेटर आया था बस, सिर्फ कौन सी आइटम आई थी, डेटर। देखो जरा, डेटर तो आ चुका है। बिल रिसीवेबल मुझे बताओ, पहले 62 था, अब 1,03,000 हो गया। पहले बिल रिसीवेबल कितना था, 62,000, और अब बिल रिसीवेबल कितना हो गया है, 1,03,000। कितने से बढ़ गया भाई, बिल रिसीवेबल हमारा बढ़ गया 41,000 से। तो लिखो बिल रिसीवेबल पूरा लिख लेना भाई, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। कितने से बढ़ गया, 41,000 से। तो ब्रैकेट जरूर लगाना, ब्रैकेट का मतलब है डिडक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। अकाउंट में ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, बिल रिसीवेबल हो गया। अब नीचे देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, 30 से 12,000 हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब करंट लायबिलिटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। तो ये हम लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तुम लोग शॉर्ट में बिल्कुल मत लिखना, मेरी तरह लिख दो कभी ओब्लिक एस, नहीं, तुम्हें पूरा लिखना है। देखते कितने से कम हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 30,000 था, 12,000 रह गया, 18,000 से कम हो गया ना, बिल्कुल लिख दो 18,000, बाहर पहुंचा दो। देख लेते हैं कहीं एक आधा आइटम और तो नहीं है भाई, क्या पता एक आधा आइटम और हो, बस और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि कुछ और है, बस इतना ही है। हाँ 41,000 और 18,000, 8 और 1 9, 4 और 1 5, तो 59,000 तुम्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। हाँ फाइनल बताना, 64,000 में 35,000 ऐड कर दो और 59,000 सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ सब कुछ करने के बाद, सॉल्व करने के बाद मेरे हिसाब से ये तुम्हारा आना चाहिए 40,000, 40,000। अब तुम्हें मालूम है क्या करते हैं, लास्ट में एक चीज को आदत जरूर बनाओ, कैश, लास्ट में एक चीज को आदत जरूर बनाओ टैक्स पेड करने की। हालांकि इस क्वेश्चन में टैक्स पेड करा है ये बताया नहीं है, तो लिखो जरूर, लेकिन लिखो लेस नेट टैक्स पेड, कि तुमने कितना टैक्स पेड करा है, ये जरूर बताने की कोशिश किया करो। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर टैक्स पेड करा ही नहीं है हमने, और जब टैक्स पेड नहीं करा तो क्या लिख देना, निल। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें लास्ट का दिखाई दे रहा होगा, निल। हाँ निल माइनस करने के बाद फाइनल बैलेंस भी कितना आएगा, 40,000 ही आएगा। फाइनल बैलेंस जो आएगा हमारा, ध्यान से देखो, लास्ट में ये जो 40,000 आया है इसके अंदर तुम्हें क्या माइनस करना चाहिए, टैक्स पेड। तो क्वेश्चन ने हमें टैक्स पेड करने के लिए तो कुछ बोला नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, निल माइनस कर दिया। हाँ निल माइनस करने के बाद उसके आगे ये जरूर लिखना, अब जो 40,000 आएगा ना वो माना जाएगा तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम, क्या माना जाएगा वो तुम्हारा, कैश फ्लो फ्रॉम ओए। ओए का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तब जाके इस टेबल को तुम क्लोज कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी ऑलमोस्ट तुम्हारी सभी चीजों की प्रैक्टिस हो गई। तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और तब जाके ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, जितनी भी मेहनत करनी है हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर ही करनी है बस। बाकी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ज्यादा लेंथी नहीं होती है।